मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में आज संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सदन में FRBM एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक 2021 को चर्चा और पारण के लिए लाया गया, जिसमें कर्ज की सीमा को 3 से 5% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इस विधेयक को कैबिनेट और सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग उठाई, लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष की नहीं मानी और विधेयक को पारित कर दिया, जिस पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गहमागहमी हुई और विपक्ष ने बिल के खिलाफ सदन से वॉकआउट किया और आज के दिन को हिमाचल के इतिहास में काला दिवस करार दिया। विपक्ष ने सरकार पर हिमाचल को कर्ज के बोझ में धकेलने के आरोप लगाए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधेयक पर विपक्ष के वॉकआउट को गलत करार दिया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेने की शुरुआत कांग्रेस सरकार के समय में हुई। कांग्रेस सरकार की गलतियों का भुगतान अब प्रदेश के लोगों को करना पड़ रहा है। आज जो कानून सदन में पारित हुआ है, उसमें सरकार GDP का 3% की जगह इस संशोधित विधेयक के तहत 5% ऋण लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय की गलतियों को ठीक करने के लिए ये एक्ट लाया गया है और विपक्ष ने बिना पढ़े और बिना सुने ही एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने केवल मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए सदन से अरे भाई कानून बना दिया, तो ये पिछले सालों में भी क्या हो रहा है, इस साल में क्या है, इस साल भी लिमिट तो टूट गई है, अगले साल लिमिट टूटने का बिल्कुल साफ है और इन्होंने अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिख दिया है। तो अधिकार तो इस असेंबली में बहुमत से कोई भी मोहर लगा लेंगे, वो तो अधिकार है, लेकिन सरकार ये जो है कस्टोडियन है हिमाचल के, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो सरकार सत्ता में आती है उसको सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो है आने वाली पुश्तें जो है वो ठीक रहे, आने वाली नस्लें जो है कहें कि हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन ये इन्होंने जो है कानून लेके आ गए, कानून को अब धक्के से संख्या बल पे पारित कर रहे हैं। अगर ये लिमिट में रहे होते, लिमिट जंप ना की होती, तब तो कानून लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये कानून लेके आए हैं और ये आज का दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। वैसे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे सांसद जो है नहीं रहे हैं और उनका संस्कार हो रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हम आने वाली पुश्तों का भविष्य खराब कर रहे हैं कि और हम जो है कर्ज लेने की लिमिट को डबल कर रहे हैं, इसलिए हमने विरोध किया। हम ऐसे कानून की पार्टी नहीं हो सकते, इसलिए अभी भी मौका है कि सरकार जो है इसको वापस ले, सिलेक्ट कमेटी को भेजे, कैबिनेट सारी दिल्ली जाए, वहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व से मिले और अगर चाहे तो यहाँ भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं विधानसभा से सर्वसम्मति से कि केंद्र हमें फाइनेंशियल पैकेज दे, और या दिल्ली जाने के लिए विपक्ष को भी साथ ले, हम सब जाने के लिए तैयार हैं हिमाचल के हितों के लिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपका कानून बना के कर्जे के प्रावधानों को जो है लागू करो। हम जो 29 राज्य हैं देश के अंदर, उसमें से एक राज्य हम भी है, तो इसलिए हम आज संघीय ढांचे पर भी आक्रमण हुआ है। ये हमारे संविधान पर आज कत्लेआम जैसा हमला इन्होंने आज करवाया है और जितने भी हमारे अधिकार थे भारत सरकार से, जो हमें डेवल्यूशन ऑफ फंड होना था, उसको हमने छोड़ दिया। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा अब हमें मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। जब बोरो करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी पड़ेगी, जब इंटरेस्ट लायबिलिटी पड़ेगी तो उसको पूरा कैसे करेंगे? वो तो फिस्कल घाटा अगली साल भी होना है अब, और वो होगा कट्ठा जनता पर कर लगाने से। तो आज इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को हमेशा के लिए भारत सरकार के प्रति गिरवी रखने का फैसला ले लिया है। अब हमारे राज्य का अस्तित्व एक किस्म से वो शून्य की ओर जाएगा। जैसे बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का वो जो दर्जा है यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। जब हम फाइनेंशियल वायबल नहीं होंगे, हमारे पास फाइनेंस नहीं आएंगे, केंद्र सरकार हमें नहीं देगी, तो हमें भीख भिखारी बना के छोड़ दिया है, हमें भीख मांगनी पड़ेगी और लोगों से कर इकट्ठा करना पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य वाला दिन हिमाचल प्रदेश की जनता का नहीं हो सकता। इसलिए हमने विरोध किया और इसलिए हमने वॉकआउट किया। हमने वो कर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही लिया है, जो हमारी मार्केट वैल्यू है कर्ज लेने की, उससे पूछ करके लिया है, ये हमने अपनी मर्जी से लिया है। लेकिन उसमें साथ में कंडीशन थी कि भी आप ये कर्जा ले सकते हैं, लेकिन ये आपको अपनी लेजिस्लेचर से अप्रूव कराना पड़ेगा। इसलिए हमने ये एक्ट लाया। लेकिन जब हम एक्ट लाया
विधानसभा में रख दिया, इन्होंने इंट्रोडक्शन पर ही ऑब्जेक्शन किया, तो हमने सारा रिकॉर्ड खंगाला, जिसमें पाया कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो हमें अवहेलना की है एफआरबीएम एक्ट की, उसको भी रेगुलराइजेशन करना जरूरी है। इसलिए हमने संशोधन कल ही दिया इसका कि भी 12, 13, 13, 14, 14, 15 का भी जो ज्यादा है उसको भी रेगुलराइज कर दिया जाए। इनकी गलतियों को जो है वो ठीक करने के लिए हम ये अमेंडमेंट लाए हैं। अपना तो हमने एक्ट के मुताबिक ही, जैसे ही ये ज्यादा लिमिट हुई, एज सून एज पॉसिबल जो वर्ड है एक्ट में, उसके मुताबिक हमने ये अमेंडमेंट जो है वो हाउस में लाई। और हम समझते थे कि ये पूरी तैयारी और पढ़ करके आएंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के बहुत ही वरिष्ठ लोग जो सरकार में रहे हैं, उन्होंने ये अमेंडमेंट पढ़ी ही नहीं। इसमें फ्यूचर का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिर्फ 1 साल की रेगुलराइजेशन है। आइंदा अगर बोरोइंग जो है आपको लिमिट बढ़ानी होगी तो आपको जो है वो लेजिस्लेचर में आकर के एक्ट को अमेंडमेंट द्वारा से करनी पड़ेगी। हर साल करनी पड़ती है जब भी आप बोरोइंग करते हैं। प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। संघ ने नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी की कक्षाएं शुरू करने के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन अगर इनकी नियुक्ति नहीं होती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगी। प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष गायत्री ने कहा कि उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त किए 23 साल से अधिक समय हो गया है, इसलिए उनकी बैच वाइज भर्ती की जानी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षा के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें इसमें नियुक्ति न देकर सभी पदों पर प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों के पद भरे जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो संघ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। वो एनटीटी वालों का अधिकार है और वो हमें मिलना चाहिए, और जो 100% 3940 आवाज दो, सीएमजी से एक हमने काफ़ी सालों से 2000 से हमारी मांग चली आ रही थी कि प्री प्राइमरी में क्लासेस जो है सरकारी स्कूलों में बिठाई जाए। तो मैं अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी का और श्री जयराम ठाकुर जी का, सीएम साहब का धन्यवाद करती हूँ, और यूनियन की तरफ से आभार भी व्यक्त करती हूँ जिन्होंने की प्री प्राइमरी क्लास बिठाई है। तो हम चाहते हैं कि उसमें जो है जो 23 साल से बेरोजगार है, रोजगार की राह देख रही है, सभी टीचरों की भर्ती उसमें की जाए और 100% सीटें जो हमारे को दी जाए, किसी को ना दी जाए। क्योंकि सर हमने कभी किसी का हक नहीं मांगा है, 23 साल से हम बेरोजगार हैं, पर हमने कभी किसी का हक नहीं मांगा है। तो हम सरकार से गुहार लगा रही है कि हमारा हक किसी को ना दिया जाए। प्री प्राइमरी एनटीटी वालों का अधिकार है और एनटीटी वालों को ही दिया जाए। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर 2 साल बाद अंग्रेजों के समय चलने वाली रेल मोटर कार पटरी पर दौड़ी है। जनवरी 2019 तक रेल कार चलाई गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से ये बंद थी। रेलवे ने रेल मोटर कार के समय पर एक अन्य ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया था। 15 सीट वाली इस ट्रेन में पहले दिन 7 यात्री शिमला पहुंचे। इसका किराया 800 रुपए निर्धारित किया गया है। आने वाले दिनों में इसकी बुकिंग फुल है। शिमला रेलवे अधीक्षक प्रिंस सेठी ने बताया कि वर्तमान में विस्टा डोम सहित ट्रैक पर चल रही सभी ट्रेनों में वीकेंड के समय एडवांस बुकिंग चल रही है। अब रेल मोटर कार की आवाजाही का समय बदला गया है। शिमला से इसकी वापसी का समय पहले दोपहर 3:50 पर था, जो बदलकर 11:40 तय किया गया है। रेल मोटर कार 4:30 बजे कालका पहुंचेगी, जबकि सुबह 5:25 से कालका से चलकर 9:50 पर शिमला पहुंचेगी। इसके चलने से यात्री आसानी से दिल्ली शताब्दी ट्रेन पकड़ सकेंगे। कालका से दिल्ली शताब्दी ट्रेन चलने का समय 5:45 है। कितनी सवारियां थी और क्या कुछ इसका शेड्यूल रहेगा चलने का? देखिए, ये जो हमारी रेल मोटर कार है, आज 18 तारीख से ये रेगुलर सर्विस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। 04505 अप में और 04506 डाउन में
जिसकी बुकिंग जो है हमारे किसी भी रेलवे काउंटर से या IRCTC की वेबसाइट से कराई जा सकती है। इसका जो फेयर है वो 800 रुपये पर सीट है। इसमें टोटल 15 सीट्स हैं जो अवेलेबल है। आज पहले दिन इसमें 7 सवारियों ने कालका से शिमला के लिए सफ़र किया है और ये गाड़ी जो कालका से 5:25 पे सुबह चलती है और शिमला में 9:50 पे पहुंचती है और यहाँ से इसका जो वापसी का समय है वो 11:40 है और कालका में पहुंचने का समय जो है इसका 16:30 है। आने वाले दिनों में किस तरह की बुकिंग जो इसकी? देखिए, अब मैंने इसको चेक किया था तो कल जो आने वाली गाड़ी है उसमें वेटिंग है, कल भी वेटिंग है, परसों भी वेटिंग है। तो हमें लगता है कि इसमें हमें काफ़ी अच्छा रुझान मिलेगा क्योंकि ये एक हेरिटेज ट्रेन है। लोग इसमें सफ़र करके आनंद प्राप्त करते हैं, उनको इसमें सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे एक कार ट्रैक पे चल रही है वैसे है। इसी में ड्राइवर होता है, इसी में सीट्स होती हैं। तो इसका फेस है जो वो भी एक सिंगल साइड होता है। जैसे कालका से आती है तो शिमला साइड होता है, जब शिमला से आती है तो इसको घुमा के कालका साइड किया जाता है। टेक्निकल की बात की जाए तो क्या खासियत है? ये टेक्निकली तो ये है कि ये हमारी ऐसी हेरिटेज ट्रेन है जो अंग्रेज़ों के टाइम भी चलती थी और आज भी ये इस सर्विस में चल रही है। इसमें 15 सीट्स हैं। कार जैसे एक ट्रैक पे चलती है वैसे ही चलती है। इसमें इनबिल्ट है, इंजन भी इसी में है, इसमें अलग से कोई डब्बा नहीं जोड़ा जाता है। ये ऐसे की ऐसे ही चलती है। इसमें 15 सीट्स हैं जो अवेलेबल हैं पैसेंजर्स के लिए। कितने समय के बाद ये ट्रैक पे आएगी? अभी इसको 2-1 साल पहले जो है रेगुलर सर्विस से हटा के चार्टर सर्विसेज के लिए कर दिया गया था। तो चार्टर सर्विसेज के लिए अवेलेबल थी और 2-1 साल के बाद इसको दोबारा से रेगुलर सर्विस के लिए यूज़ किया गया। मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनकी अंतिम यात्रा वीरवार को मंडी जिला के अंतर्गत जोगिंद्रनगर के समीप पैतृक गांव जलपेहड़ में हुई। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कैबिनेट मंत्रियों, भाजपा और कांग्रेस नेताओं और क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। हम सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। पार्टी के साथ ही वर्षों से साथ काम कर रहे और समाज के लिए समर्पित इस भाव के साथ काम करने वाले अपने रामस्वरूप जी और मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद के रूप में और सबसे बड़े अंतर से आज तक जीतने वाले रामस्वरूप जी, वो हमारे बीच में नहीं रहे। सूचना मिली, विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बाकी लोगों से और लोगों से बातचीत हुई तो कहा कि ये सत्य है, इसे स्वीकार करो। रामस्वरूप जी का पार्टी के अंदर एक अलग स्थान था। कार्यकर्ता के नाते सहजता, सरलता, लोगों से मिलना, मिलनसार होकर के काम करना और अपने क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के मसलों को हमेशा उठाना, फ़ोन करना, पत्र लिखना, फिर उसके बाद उसका फॉलोअप करना, ऐसा उनका स्वभाव कार्यकर्ता के लिए काम करना और समाज के लिए काम करना। तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है पार्टी की दृष्टि से भी, परिवार के लिए। उनके परिवार को भी बहुत बड़ा ये आघात है। ईश्वर को इस दुख को सहन करने की ताकत दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और रामस्वरूप जी के जो स्वप्न को साकार करने के लिए हम सब लोग काम करें हिमाचल प्रदेश में, जहाँ इस मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, जिन मुद्दों को लेकर के हमेशा वो सक्रिय होकर के अपनी बात कहते रहे, उन मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में जो संभव हो पाएगा जो है परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत करने के बाद ही सारे विषय में कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो घटना हुई है, घटना के मामले में मामला दर्ज है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जांच की दृष्टि से दिल्ली में पहले ही मामला दर्ज है। जांच की प्रक्रिया वहाँ पर चली हुई है। इससे ज़्यादा अभी तक उसमें कुछ कहना उचित नहीं है। बीजेपी सांसद रामस्वरूप आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने रामस्वरूप के निधन पर दुख जताते हुए इसे प्रदेश के लिए बड़ी क्षति बताया और कहा कि जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है उसकी जांच होनी चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को हकीकत का पता चल सके।
उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार एक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच करवा सकती है तो सांसद की क्यों नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार से इस मामले को उठाएं और इसकी जांच करवाने का आग्रह करें। कल जब हमें ये समाचार मिला कि रामस्वरूप जी जो मंडी लोकसभा से सांसद थे, उन्होंने आत्महत्या की और दिल्ली में उनके आवास में उनका जो शव है वो पंखे से झूलता हुआ मिला। हालांकि कल उनकी जो है मृत शरीर मिला, लेकिन अभी तक कोई जो है पुख्ता बात सामने नहीं आई है कि कौन से कारण है, क्योंकि उनका जो सुसाइड नोट है वो भी जो है प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ हैं जिससे हमें लगता है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। कम से कम जो सीबीआई है, सीबीआई जांच करे। मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए, क्योंकि हिमाचल का के एक नेता की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, तो प्रदेश की जनता को जानने का हक है कि कौन सी ऐसे हालात बने कि उनको मौत को जो है गले लगाना पड़ा। मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, वहाँ भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल में भी मामलों में वृद्धि हुई है। सरकार को चाहिए कि एहतियात बरतें और जो नियम है उन नियमों का जो है कड़ाई से उनको लागू करे, उनका पालन किया जाना चाहिए, ताकि कोई भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जिस ढंग से हमने अभी पिछले दिनों देखा है कि हिमाचल में मामले इतने बड़े और कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते रहे।